बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट जो है टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी ये वाले टॉपिक जो हैं आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिब्लिमेशन क्या होती है? It is a process in which solid when heated vaporize directly without passing through a liquid phase and these vapors can be condensed to form solid again। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को हम हीट करते हैं, उसके बाद वो वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइज होने के बाद वो वेपर फेज में चला जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज, यानी इसमें सॉलिड के बाद लिक्विड फेज बनेगी ही नहीं और वो जो सॉलिड है हमारा वो डायरेक्ट चला जाएगा वेपर फेज में। अब बहुत से कंपाउंड इस तरह का फिनोमिना शो करते हैं जिनमें अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है और बेंजोइक एसिड है। ये जो सारे के सारे कंपाउंड हैं, ये जब किसी इम्प्योरिटी के अंदर मिक्स होते हैं तो इनको उस इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए हम सिब्लिमेशन की टेक्निक अपनाते हैं। शुरू तो इस तरीके से हम सिब्लिमेशन के प्रोसेस से किसी भी कंपाउंड में, अगर हमारे पास फर्ज किया रेत हो, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिक्सअप है, तो आप जस्ट हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वहाँ से वेपोराइज हो जाएगा, रेत नीचे रह जाएगी और ये जो वेपर्स हैं इनको जब हम दोबारा से ठंडा करेंगे तो ये दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सिब्लिमेशन। द सब्सटेंस इज देन हीटेड slowly over a sand bath and the funnel is cooled with wet cotton. The pure solid deposited on the inner side of the funnel। आगे हम इसको एक फिगर के जरिए से देखते हैं कि ये हमारे पास फर्ज किया कोई चाइना डिश है जिसमें हमारे पास रेत थी और साथ में मिक्स थी इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड। ये इन्वर्टेड फनल यानी उल्टी करके हमने इसमें फनल रखी है। फनल की ये जो साइडें हैं इसके ऊपर हमने हल्का सा वेट कॉटन जो है वो लगा रखा है। जब हम नीचे से इसको हीट अप करेंगे तो ये जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर फॉर्म में इस फनल के अंदर जाके वेट कॉटन से जो ही टच करेगा तो वहाँ वो पाउडर फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम सिब्लिमेशन का प्रोसेस जो है उसके ज़रिए से चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये भी एक सेपरेशन की टेक्निक है। जो नेक्स्ट टेक्निक हम पढ़ेंगे वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो डिफरेंट जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन केमिस्ट्री केमिकल एनालिसिस। According to this technique, a solute can be separated from the solution by shaking the solution with solvent in which solute is more soluble। इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास पानी में कोई ऐसी चीज मिक्स है जो पानी के अंदर पूरी तरह मिक्सअप नहीं है, जैसे कोई ऑयली प्रोडक्ट हो। तो हमें पता है जो ऑयली प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा हलपजीर होती हैं। तो जब हम ऑयली प्रोडक्ट को पानी से अलहदा करना चाहेंगे तो हम इसके अंदर कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिसमें वो ऑयली प्रोडक्ट ज्यादा सॉल्युबल हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें ईथर ऐड कर देते हैं। ईथर जो है वो पानी में हल नहीं होता, पानी से वो एक अलहदा लेयर बना के रखता है, लेकिन जो ऑयली लेयर है वाटर के अंदर वो सारी की सारी ईथर के अंदर मिक्सअप हो जाएगी।
हम दोनों सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से शेक करेंगे। शेक करने के बाद हमें इस तरीके से दो डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें जो डेंसिटी की बुनियाद पर चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर की लेयर जो है वो नीचे है और ईथर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स है उसकी लेयर ऊपर है। तो क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो नीचे मौजूद है, तो ये यहाँ पर एक इसका ओपनर होता है जिसकी मदद से हम दोनों लेयर्स को अलग-अलग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि देखें ये हमारे पास दो लेयर्स बन चुकी हैं। पहले हमारे पास सिर्फ पानी था, पानी के अंदर कोई ऑयली पार्टिकल थे। हमने क्या किया, इसमें ईथर ऐड कर दिया। ईथर ऐड करने के बाद दो डिफरेंट लेयर्स हो गई। अब वो जो पार्टिकल थे वो ज्यादातर चले गए ईथर के अंदर। हमने अब इसको स्टैंड में लगा के नीचे रख देना है बीकर और यहाँ से हमने ओपनर को खोल देना है अच्छे तरीके से। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे ये नीचे वाली लेयर आहिस्ता आहिस्ता से इस रिसीविंग बीकर में जाना शुरू कर देगी। अब जैसे ही हमें पता चले कि ये जो लेयर है नीचे वाली ये रिसीविंग बीकर में चली गई है, तो हम इस ओपनर को दोबारा से क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से दो चीजों को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, लिहाजा आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रिमेन इन एक्वस फेज वेयर एज द ऑर्गेनिक गोज इनटू द ईथर लेयर, यानी जो ईथर लेयर थी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चले जाते हैं। The ether layer is separated and the organic product is obtained by evaporating the ether. अब आपने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना था तो आप सिंपली ईथर को गर्म कर दो तो ईथर वेपोराइज हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगी। Repeated extraction using small proportions of solvent are more often than using single but larger volume of solvent. The technique is particularly useful when the product is in volatile or thermally unstable, यानी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा volatile है, जल्दी वेपोराइज हो जाती है, या कोई अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम ये प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं। Solvent extraction is an equilibrium process and follows distribution or partition law. This law states that solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentrations irrespective of the amount of solute added। यानी जो हमारे पास solute होता है वो दोनों सॉल्वेंट्स में खुद को एक खास प्रपोर्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी क्रोमेटोग्राफी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बेसिकली ये आप लोगों की प्रैक्टिकल की केमिस्ट्री की जो कॉपी है उसका भी पहला एक्सपेरिमेंट है, तो ज्यादातर ये पेपर में आ भी जाता है। तो इधर से तो मे भी इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिकल के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है। तो द अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना इज क्रोमेटोग्राफी। द वर्ड क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस। ये लफ्ज क्रोमाटोस से निकला है जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। आप इसमें भी देखेंगे कि ये डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो और क्रोमेटोग्राफी इज ए मेथड यूज्ड टू प्राइमरली फॉर द सेपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर्स, यानी आप डिफरेंट मिक्सचर जो हैं वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल उनके कलर्स भी डिफरेंट हैं, आपने उनको मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद अगर आप उन सबको अलग-अलग करना चाहें तो जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे
वो कहलाएगी क्रोमैटोग्राफी। तो द स्टेशनरी फेज मे बी सॉलिड आर ए लिक्विड supported as a thin film on the surface of an inert solid. The mobile phase flowing over the surface to the stationary phase may be gas or liquid. तो इसमें दो तरह की फेज होती हैं। एक फेज वो होती है जो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। अब उसके ऊपर से जो फेज गुजर के जाती है उस फेज को कहते हैं मोबाइल फेज। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल फेज वो होती है जो स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजर के जाती है, और स्टेशनरी फेज जो होती है वो होती है जिसके ऊपर से मोबाइल फेज गुजरती है। इन क्रोमैटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। The distribution of the component of the mixture between the two phases is governed by distribution coefficient K। यानी ये जो वैल्यू हम निकालते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये होता है concentration of the component in the moving phase divided by concentration of that component in the stationary phase. The component of a mixture with a small value of K mostly remains in the stationary phase as moving phase flows over it. The component with a greater value of K remains largely dissolved in the mobile phase and passes over stationary phase quickly. अब हम इन सारी टर्म्स को डायग्राम्स की मदद से समझते हैं आगे। तो क्रोमैटोग्राफी जो है ना, आपकी जो बुक में दी हुई है वो है पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी में आपने सबसे पहले इस तरह का एक स्ट्रिप इसको कहते हैं, ये वेटमैन्स क्रोमैटोग्राफिक पेपर होता है, वेटमैन्स क्रोमैटोग्राफिक पेपर नंबर 1। ये हमें मार्केट से मिलेगी। तो इसका आपने इस तरीके से एक स्ट्रिप को काट लेना है। स्ट्रिप को काटने के बाद हम क्या करते हैं कि लेड पेंसिल की मदद से तकरीबन नीचे से ऊपर आपने 2.5 से 3 सेंटीमीटर का फासला रखना है। ज्यादातर 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रखते हैं, और वहां पर हमने एक लाइन लगा लेनी है। अब हमारे पास मिक्सचर ऑफ इंक्स होगा। मिक्सचर ऑफ इंक को आपने इस लाइन के बिल्कुल दरमियान में लगाना है। जैसे ये है हमारे पास मिक्सचर ऑफ इंक, और हमने इस स्ट्रिप के बिल्कुल दरमियान में इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने खुश्क कर लेना है। अब हमें नहीं पता कि इस मिक्सचर में कौन कौन से, जो फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट कलर्स की अगर आपने जो हमारे पास इंक्स होती हैं वो मिक्स की हुई हैं, तो हमें नहीं पता होगा कि हमने कौन कौन से कलर मिक्स किए हैं। ये एग्जाम में हमें मिक्स करके दिए जाएंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर एक स्पॉट लगाना है। जब हम स्पॉट लगा लेंगे तो ये होता है जी क्रोमैटोग्राफिक टैंक इसको कहते हैं। इसके ऊपर ये वाला पोर्शन लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है। तो हमने इसकी लेंथ को उतना लेना है जिस हिसाब से हमारे पास स्ट्रिप है, और यहाँ पर हम एक स्टड की मदद से इसको चिपका देते हैं, और इसके अंदर होता है सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट होता है। जब हमने इसको इसके अंदर इस तरह से लटका देना है, सस्पेंडेड फॉर्म में रखना है, तो हमने ये ख्याल करना है कि ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन है मिक्सचर का वो इस स्पॉट के साथ टच ना कर जाए। अगर ये टच कर गया तो ये उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू कर देगा। इसलिए हमें इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है। सिर्फ ये इतना हमारा पेपर जो है
ये इसके अंदर भीग जाए। और इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए हम ऐसे ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो स्पॉट था इसके ऊपर डिफरेंट तरह के कलर्स हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये वो सारे कलर थे जो हमने इसके अंदर मिक्स किए हुए थे, तो इसने वो सारे के सारे कलर्स जो थे वो अलग-अलग कर दिए। और इस पेपर की खसूसियत ये होती है कि ये इस सॉल्वेंट को अपने अंदर जज़ब कर रहा होता है। तो ये सॉल्वेंट इस तरह से इसमें फ्लो कर रहा होता है, जैसे आप समझें कि आप बारिश हो रही है, आप लोग बाहर से कहीं आए हैं, आपके घर में फर्श लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, तो आपने वो गारे वाले जो पाँव थे वो उस फर्श के ऊपर लगा दिए। अब जैसे ही वो फर्श के ऊपर लगे, आपने उनको साफ करने के लिए एक बाल्टी पानी की उनके ऊपर फेंक दी। अब जैसे ही आप बाल्टी पानी की फेंकेंगे तो कभी भी वो पूरे का पूरा स्पॉट गायब नहीं होता, वो इस तरह से होता है, यानी वो पानी आगे तक निकल जाएगा और उसके अंदर मिट्टी इस तरह से होगी। अब मिट्टी के पार्टिकल भी डिफरेंट, यानी डिफरेंट साइजेस के हिसाब से अलग-अलग हो जाएंगे। तो ये भी सेम उसी तरह की टेक्निक है कि वो सॉल्वेंट जो है इसमें जज़ब होता होता यहाँ तक पहुंच जाएगा और पीछे पीछे जो जो कंपोनेंट या जो जो कलर उस सॉल्वेंट के अंदर जिस तरीके से सॉल्युबल है वो भी सॉल्वेंट के साथ उतना उतना फासला तय कर जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ से पहले सॉल्वेंट का फासला नोट कर लेना है, फिर ये जो कलर्स हैं ये जिस जगह सबसे प्रोमिनेंट हैं वहां से बेस लाइन का फासला नोट कर लेना है। आगे हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से कि मसलन स्ट्रिप ये थी और हमारे पास सॉल्वेंट यहां तक चला गया। तो जब सॉल्वेंट यहां तक चला गया तो हमने अपने पैमाने की मदद से ये सारा फासला नोट कर लेना है। फर्ज कर लिया हमने इसको कहा x है ये, ठीक है। अब हमने पीछे तो काफी सारे कलर थे, हमने उनमें से सिर्फ 3 कलर सेलेक्ट किए। एक हमने रेड, एक यहाँ ऑरेंज येलो और दूसरा जो है वो तीसरा ब्लू कलर लिया। तो हमने रेड का तय करदा फासला यहाँ A1 कह दिया, जो इसने फासला तय किया येलो ने A2 और ये जो ब्लू ने किया उसको हमने A3 कह दिया। अब हम निकालेंगे RF वैल्यू। RF होता है रिटार्डेशन फंक्शन। RF वैल्यू जो होती है ये एक रेशो होती है जिसमें कंपोनेंट का तय करदा फासला ऊपर रखा जाता है, जैसे ये A है, और सॉल्वेंट का तय करदा फासला नीचे रखा जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, इन दो चीजों की जो रेशो है ये कहलाती है RF वैल्यू। और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में आएगा, इसका भी, तो ये कट जाएगा। लिहाजा RF वैल्यू का यूनिट नहीं होता। बाद स्टूडेंट इसका यूनिट भी लेके आ जाते हैं। अब आप देखें कि RF वैल्यू का फार्मूला अभी हमने एक्सप्लेन किया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, यानी जो ओरिजिनल स्पॉट था वहां से तय करना, ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। अब अगर आप जो ओरिजिनल स्पॉट का तय करदा फासला है उसको यहाँ x से शो कर दें, दूसरे को y कर दें, तो ये हमारे पास x ओवर y, और दूसरा जो पॉइंट है उसको अगर आप z से कर दें तो ये z ओवर y। तो जो आप उसको रखेंगे उसी हिसाब से आपका फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारी थी जी पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसकी मदद से हम डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड को अलग-अलग कर सकते हैं। आगे हैं इसके यूजेस। The technique of chromatography are very useful in the organic synthesis for the separation, isolation and purification of the product. They are equally important in qualitative and quantitative analysis for determination of the purity of the substance. यानी जब भी आपने किसी चीज की प्योरिटी को चेक करना है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसने कोई मेडिसिन बनाई है, वो कह रही है कि इस मेडिसिन में ये कंपोनेंट मौजूद हैं, तो आप उनको कैसे अलग-अलग करेंगे? वो तो एक टैबलेट की फॉर्म में आपको दे दी है उन्होंने, तो आप उसको अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और ये सबसे
जो हमने टाइप पढ़ी है ना, ये सबसे इसकी लो किस्म की टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो आमतौर पर लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। इसकी आगे आगे मजीद बहुत अच्छी किस्म की टाइप्स हैं जो कि बहुत एक्यूरेट किस्म के रिजल्ट्स देती हैं, और इनको ज़्यादातर मेडिसिन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।